गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कंसेप्ट में। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक कवर कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.2 बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 9 दिया गया है इसको देखेंगे। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 8 तक का वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दिया गया, आप लोग यहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, इफ द नेबर्स हैड नोट ब्लैंक फूड वी माइट हैव स्टार्व्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोवाइडेड हो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दिया गया है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली। इसके लिए क्या करना है? तो वन वर्ड जो है इसमें देखिए चूज करना है। तो इसके लिए जो वन वर्ड हो जाएगा इसमें, वो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है पोर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोर्टेबल हो जाएगा। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोया जा सकने वाला। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो वर्ड दिया गया है इसमें देखिए कह रहा है कि इनकरेक्ट जो दिया गया है इसको क्या करना है? चूज करना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया, देखिए हॉस्पिटलिटी जो दिया गया है ये गलत यहाँ पे स्पेल्ड किया गया है। हॉस्पिटलिटी जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नहीं लिखा जाता, ये इस तरह से लिखा जाता है हॉस्पिटलिटी। ठीक है, इस तरह से जो है ये लिखा जाएगा। और हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आव भगत। ठीक है, क्या होता है? आव भगत होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है देखिए ये सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रोकली हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकली ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टोटल ब्लैंक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, टोटल जो है कितना प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज, द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस है, द मनी वाज डिवाइडेड ब्लैंक है माई 4 सन्स। तो यहाँ पे जो है यूज होगा वो होगा एमोंग का। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? तो यहाँ पर एमोंग का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, इसमें है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है रिलिएबल। रिलिएबल जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है जिसका मतलब भरोसेमंद होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भरोसेमंद। और इसके लिए क्या करना है? सिनोनिम वर्ड जो है समानार्थी शब्द जिसको कहा जाता है वो चूज करना है। सही आंसर इसका हो जाएगा डिपेंडेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिपेंडेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, भरोसेमंद जो है इसका मतलब ही होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें अब हिंदी लैंग्वेज से जो है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया इसको देखेंगे। गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को जो है पहले आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, इस पूरे गद्यांश को जो है पढ़ के और इसी बेस पे जो क्वेश्चन बना गया है, जो इसमें दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि उपर्युक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा वाणी और कर्म का महत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर।
वाणी और कर्म कैसी शक्तियां हैं? वाणी और कर्म जो है ये कैसी शक्तियां हैं? तो ये अचूक शक्तियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र, जगत में साहित्य, कला और विज्ञान शास्त्र क्या हो जाएगा इसका? कि शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप है, शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। गांधी जी की महानता यह थी कि वे, गांधी जी की महानता यह थी कि वे, सही है, जो कहते थे वही करते थे, जो कहते थे वही करते थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कह रहा है कि शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी, राइट आंसर है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है, व्यवहार भी एक शक्ति के रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो इसको कर्मवाच्य में बदलने पर हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर सी होगा। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद जो है वह गौण होता है। अंतिम पद क्या होता है? गौण होता है। ये जो कि गलत यहाँ पे दिया गया है। देखिए तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर है। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो है यह किन्हें प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था रामविलास शर्मा को। किसको प्राप्त हुआ था? रामविलास शर्मा को जो है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्तिलता किस भाषा की रचना है? माफ कीजिएगा, कीर्तिलता। कीर्तिलता जो है यह किस भाषा की रचना है? तो यह रचना है अवहट। ठीक है, अवहट भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, इसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा और इस विराम चिन्ह का नाम है आदर्श चिन्ह। ठीक है, क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है आदर्श चिन्ह, आदर्श चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? किस भाव की है? तो ये भक्ति भाव की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर दिया गया है। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? इस कहानी के जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जहां एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होगा? तो फ्रेंड्स वह हो जाएगा श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का टोटल 20 हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी है? तो टोटल 20 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में फ्रेंड्स याद रखना है कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह उक्ति किस संत कवि की है? यह जो उक्ति है वह किस संत कवि की है? तो यह है रैदास जी की उक्ति। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से साकेत के रचयिता कौन है? इनमें से साकेत के रचयिता, तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी
इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसका अस्थाई भाव होता है भय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। और अब देखेंगे जनरल स्टडीज का क्वेश्चन। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है? तो इसका विस्तार जो है फ्रेंड्स देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जो है ये तीनों राज्य में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? तो वह पहाड़ियां है कार्डेमम की पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां। और ये कार्डेमम पहाड़ियां जो है फ्रेंड्स यह केरल एवं तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है और ये पहाड़ी जो है चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? भारत का वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का मध्य प्रदेश राज्य जो है वह घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की जो खाड़ी है इसमें प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में जो है सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जापान जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जापान जो है यह भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। और देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो 3,77,783 वर्ग किलोमीटर, 3,77,783 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वह है पंपास। इस घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसे देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये भी हो जाएगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी जो दिया गया है ये भी हो जाएगा, और विलुप्त ज्वालामुखी जो है ये भी हो जाएगा। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, राइट आंसर इस क्वेश्चन का है लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अब जो है देखिए ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, तो मैथ का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये किसने कहा था? तो याद रखना है ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन जो है हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। और बंगाल विभाजन जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में, जिसको कि निरस्त किया गया था 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था। और आजाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है इसकी स्थापना कहाँ पे? नेपाल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है देखिए ये जॉन लॉरेंस जो है ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? किस प्रसिद्ध शासक ने? तो ये किया था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो वह है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो ये शुरुआत किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें देखेंगे, वुड्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? वुड्स डिस्पैच जो है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाने वाला वुड्स डिस्पैच को जो है 1854 ईस्वी में कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने तैयार किया था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न है कि संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह किसने कहा? तो याद रखिएगा ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही आंसर। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसी दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था जीवाजी राव सिंधिया। ऑप्शन नंबर सी। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है, कौन सा? सही आंसर है इसका देखिए 1885 से 1905 जो है ये प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो स्थापित करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेंड्स देख लीजिए फिर से मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद जो इसका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ये किया गया था 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में जो हुआ था इसके तहत। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 72।
और इसमें है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो राइट आंसर है देखिए अध्यक्ष के निर्वाचन में। अध्यक्ष के निर्वाचन में जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। सही आंसर है इसका अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? तो वह है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें देखिए राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जो है सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाया गया है? तो यह अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है एवं उसकी अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जिला अधिकारी, जिसको कि डीएम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? तो इसका लाभ है दृढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कह रहा है कि जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है दिया गया रिबोर्टा मेंचुतुम को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मोडवेट संबंधित है किससे? मोडवेट जो है किससे संबंधित है? ये उत्पाद कर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। सहभागिता नोट्स यानी कि पीएनएस निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो यह संबंधित है विदेशी संस्थागत निवेशक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जो है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है किस रूप में जानी जाती है? किस रूप में जानी जाती है? तो इसे कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। मोंगला बंदरगाह किस देश में है? मोंगला बंदरगाह जो है यह किस देश में है? तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा क्योंकि मोंगला बंदरगाह जो है यह बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है ये, जो कि ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप किया गया किनके द्वारा? तो प्रथम माप जो है किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नैफेड क्या है? नैफेड एक क्या है? तो नैफेड जो है फ्रेंड्स यह एक सहकारी संगठन है और जिसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और नैफेड की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था। इसको जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है।
उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देखते हैं। मरुद्भिद में प्रकाश संश्लेषण किस भाग के माध्यम से होता है? किस भाग के माध्यम से होता है? तो ये रूपांतरित तना के माध्यम से होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? सही आंसर है बिजली प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में आलू मूल जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि आलू जो है क्या है? एक कंद है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है? रुधिर प्लेटलेट्स जो है यह किसका स्रोत है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रोम्बोप्लास्टिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? किस सिद्धांत के अनुसार? तो यह हो जाएगा देखिए गति संरक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर है जल स्तर जो है पूर्ववत रहेगा, यानी कि किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं होगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पीत पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है कहाँ पाए जाने वाली कोशिका की संहति है? तो यह कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा शून्य समूह। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो इसमें घी जो है यह एक बहुलक नहीं है। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक वसा है। क्या है ये? यह एक वसा है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा सुमेलित है? निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो इसमें जो ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड्स दिया गया ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। द्वितीयक प्रदूषक क्या है? द्वितीयक प्रदूषक क्या है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो प्रदूषक होता है इसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है नेफ्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही होगा। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? तो प्रोटॉन जो है यह एक धन आवेशित कण होता है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स देखिए ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो कीचड़ वाला जल जो है यह कोलाइडी विलयन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है, यह कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? तो इसमें जो है देखिए RNA होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? तो RNA होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संचरणीय रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारक क्या है? मैन फैक्टर जो है इसका क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा घरेलू मक्खी। ऑप्शन नंबर बी। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइपेज का स्त्रावन कहाँ से होता है? लाइपेज का स्त्रावन कहाँ से होता है? तो इसका स्त्रावन होगा अमाशय, अग्नाशय और ग्रहिणी से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है। ठीक है, बढ़ी हुई हृदय दर यानी कि हार्ट बीट को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? तो इसे टेकीकार्डिया कहा जाता है। टेकीकार्डिया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी जो है फ्रेंड्स यह एक आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी रंजकहीनता, हीमोफीलिया जो है ये एक आनुवांशिक रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है? किसका उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह है पक्षी और सर्प का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है टेरिलीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्य के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने पहली बार द्विपद गति दिखाई थी? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो इसका जो कारक है वह है HBV वायरस। HBV वायरस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। और चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन्स जो है वह कौन सा होता है? तो वह है वृषण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? किसका सही सुमेल नहीं है? तो इसमें देखिए तृणभक्षी गौण उपभोक्ता जो दिया गया है यह सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, सही सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो छाद जो है यह एक मृदा संरक्षण की एक विधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये कहलाता है बायो फोर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है प्राकृतिक पारितंत्र को संरक्षित रखना यानी कि संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य हो जाएगा वे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? तो भूसी जो है यह एक कृषि अपशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये सम्मान दिया गया जेनी एर्पेनबक को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुस्तक है? तो कैरोस उस पुस्तक का नाम है जिसके लिए कि इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीता है और इसमें भारत जो है ये उप विजेता रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 126। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अर्जेंटीना जो देश है उसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उसके नए राष्ट्रपति का नाम है जेवियर माइली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अर्जेंटीना जो है यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? तो सही आंसर है हीरालाल समरिया जो है ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बना है इनमें से कौन सा? तो वह देश है पराग्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता शेनेस पलासियोस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है कि यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो वह शहर है कोझिकोड जो कि केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल शुरू की है? किस मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएमपीवीटीजी मिशन और विकसित भारत संकल्प भाग का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये शुभारंभ किया है उलीहातू झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। बिहार में सबसे अधिक जातियां किस वर्ग में है? बिहार में सबसे अधिक जातियां जो है यह किस वर्ग में है? तो यह सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देखिए ईबीसी वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है ताइक्वांडो से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अब यहाँ से है देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट होगा। और फ्रेंड्स इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।